नमस्कार दोस्तों, परिश्रम क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। साथियों, हम सभी बात कर रहे हैं राजस्थान के अफवाह तंत्र के बारे में। आज के इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान की नदियों की शॉर्ट ट्रिक्स जो है, वीडियो को अंत तक आप देखते जाएं। अंत में वीडियो के शॉर्ट ट्रिक्स जो है, मतलब कभी कभी क्या होता है कि सीधा ही क्वेश्चन दे दिया जाता है कि निम्न में से अरब सागरीय अफवाह तंत्र की नदी है, निम्न में से बंगाल की खाड़ी की अफवाह तंत्र की है, या निम्न में से बंगाल की खाड़ी की अफवाह तंत्र की नदी नहीं है। ऐसे में आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आपको नदियों की शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से वहाँ आपको वो 2-3 लाइनें याद रखनी है, और उन्हीं लाइनों के आधार पर आप ये कन्फर्म कर लेंगे, निश्चित कर लेंगे कि वास्तव में ये अरब सागर की है, ये बंगाल की खाड़ी की है। इसलिए पहले अपन इस क्लास में एक नदी के बारे में छोड़ रखा है, उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम उन नदियों की शॉर्ट ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे, और इसी के साथ हम राजस्थान के अफवाह तंत्र का जो पूरा का पूरा टॉपिक है उसको हम पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए अपन यहाँ बात करेंगे राजस्थान के अफवाह तंत्र में एक नदी है, और उस नदी का नाम है बाणगंगा नदी। कौन सी नदी है? बाणगंगा नदी। ठीक है, वही परिपाटी के अनुरूप, क्योंकि कुछ एक नदियों की खास विशेषताएं होती हैं, और उन्हीं विशेषताओं के आधार पर कभी कभी उनके नए नाम भी निकल आते हैं, उपनाम पूछ ली जाते हैं। जैसे हमने चंबल के, हमने माही के, हमने बनास के भी उपनाम पढ़े हैं, ठीक उसी प्रकार से बाणगंगा नदी के भी क्या है? उपनाम है। उपनाम का अर्थ ये है कि इसे और कौन कौन से नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों, इस नदी को कहा जाता है अर्जुन की गंगा। क्या कहा जाता है? अर्जुन की गंगा। इसी नदी को ताला नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताला नदी। और बाणगंगा नदी को ही हम कहते हैं रुंडित नदी। क्या कहा जाता है? रुंडित नदी। ये तीनों नाम आपको याद करने हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन, इन बातों से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। याद रखना कि निम्न में से किस नदी को अर्जुन की गंगा कहते हैं, निम्न में से कौन सी नदी को ताला नदी कहा जाता है, निम्न में से कौन सी नदी को रुंडित नदी कहा जाता है। तो वह नदी कौन सी है? बाणगंगा नदी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बाणगंगा नदी के उद्गम की। उद्गम का मतलब ये है कि यह नदी कहाँ से निकलती है, इसका जन्म कहाँ से होता है, इसका उद्गम कहाँ से होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपने नाम सुना होगा कौन? जयपुर। और जयपुर में स्थान है जिसका नाम है बैराठ। मतलब ये जयपुर, हम ये भी कह सकते हैं, एक नाम आपने और भी सुना होगा, विराट नगर। कौन सा नाम सुना है? विराट नगर। और विराट नगर के निकट है कौन? बैराठ की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? बैराठ की पहाड़ियाँ। बैराठ की पहाड़ियाँ जयपुर। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप कई तरीके से याद करेंगे। किस तरह से याद करना है आपको इसमें, कि सबसे पहले बाणगंगा नदी का उपनाम क्या है, इसी के साथ साथ इसके उपनाम में अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रुंडित नदी, उद्गम, जयपुर, विराटनगर, बैराठ की पहाड़ियाँ, और उन्हीं के निकट एक स्थान है, और उस स्थान का नाम क्या है? मेड़गांव। कौन सा स्थान है? मेड़गांव। मेड़गांव। कभी कभी ऑप्शन में देखो क्या होता है, कभी कभी ऑप्शन में क्या होता है कि जयपुर भी दिया हुआ होता है कि भाई जिला पूछ रहे तो जिला कौन सा है,
जयपुर, ऑप्शन में विराटनगर भी आ सकता है, ऑप्शन में बैराट की पहाड़ियाँ भी आ सकती है, और ऑप्शन में कौन सा गांव आ सकता है, मेड़ गांव भी आ सकता है। इसलिए दोस्तों आप इसे भी ध्यान में रखें कि यह मेड़ गांव से निकलती है। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में यहाँ पर ये याद करना है कि यह नदी आगे फिर कहाँ जाती है। तो देखिए जयपुर से जाती है दौसा, जयपुर से कहाँ जाती है, दौसा। पहले तो ये नदी क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर यो प्रवाहित होती है। पहले तो ये जयपुर से मतलब जहाँ से निकलती है, निकलने के बाद ये दक्षिण की ओर चलती है, दक्षिण में आने के बाद फिर क्या करती है, ये पश्चिम में मुड़ती है। मतलब कौन से ज़िले में आती है, दौसा ज़िले में आती है। कौन से में आती है, दौसा ज़िले में। और उसके बाद में दौसा ज़िले से यह नदी जो जाती है ये कहाँ जाती है, भरतपुर। कहाँ जाती है, भरतपुर। भरतपुर में आपने नाम सुना होगा घना पक्षी विहार, घना पक्षी विहार, घना पक्षी अभ्यारण्य भी आपने नाम सुना होगा। घना पक्षी, पक्षियों का स्वर्ग जिसे हम कहते हैं राजस्थान में, ये एक अभ्यारण्य है जो भरतपुर में स्थित है। उस घना पक्षी विहार से ये बहती भी इधर आगे जाती है। ठीक है, अब आप सबको पता है कि जब ये इस साइड में जाती है ये नदी, तो आगे फिर आता है फतेहाबाद। आगे फिर कौन आता है, फतेहाबाद। और फतेहाबाद यूपी जो है, वहाँ पर जाने के बाद यह नदी किस में मिल जाती है, ये यमुना में मिल जाती है। किस में मिल जाती है, यमुना में। तो आप कैसे याद करेंगे इसे, आप इसे इस तरह से याद करेंगे कि उद्गम जयपुर, विराटनगर, बैराट की पहाड़ियाँ, मेड़गांव, जयपुर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण में बहती है, फिर पश्चिम में मुड़कर कहाँ जाती है, दौसा जाती है। दौसा में कहाँ जाती है, भरतपुर। भरतपुर के घना पक्षी विहार से बहती हुई ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में जब जाती हैं तो वहाँ क्या आता है, फतेहाबाद। और वहाँ जाने के बाद ये किस में मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। अब देखिए यहाँ पर एक बात आपको गौर करना है, क्योंकि मैंने ऊपर नहीं लिखा कि यह नदी बंगाल की खाड़ी की अपवाह तंत्र की है, आंतरिक अपवाह तंत्र की है, या फिर अरब सागरीय अपवाह तंत्र की है। जब ये नदी यमुना में मिलती है, किससे मिलती है, यमुना में मिलती है। यमुना जो नदी है वो आगे जाने के बाद किससे मिल जाती है, गंगा से। और गंगा अंत में कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। अब इस हिसाब से अपन इसको देखें, इस तरीके से देखें तो यह नदी कौन से अपवाह तंत्र का भाग है, यह नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग है। बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि कारण क्या है कि राजस्थान से होकर तो बह रही है, राजस्थान से निकल रही है, राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश जा रही है, वहाँ किस में मिल रही है, यमुना में। यमुना किस में मिल रही है, गंगा में। और गंगा अंत में कहाँ गिर रही है, बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। लेकिन देखिए, अगर हम वर्तमान समय की बात करें, अभी हाल ही की बात करें, वर्तमान की बात करें, तो अभी इसमें जल की मात्रा कम होने के कारण वर्षा कम हो रही है। इसी के साथ साथ जल की आवक, क्योंकि देखिए हिमालय से निकलने वाली जो नदियां होती हैं वो तो नित्यवाही होती हैं। उनका कारण होता है कि हिमालय की ऊंची चोटियों पर बर्फ़ जमी हुई होती है, और बर्फ़ के जमे होने के कारण धीरे धीरे बर्फ़ का जल पिघलता है, धाराएं बनती है, एक नदी का रूप लेती है, और नदी में जल आता रहता है। इस क्षेत्र में वर्षा भी कम, जल की आवक भी कम हो रही है। कम होने के कारण यह नदी वर्तमान में यह यमुना में नहीं मिल रही है। वर्तमान में किस में नहीं मिल रही है, यमुना में नहीं मिल रही है। अब यमुना में नहीं मिली, मान लीजिए यहाँ से कनेक्शन खत्म हो गया इसका, यहाँ से इसका कनेक्शन क्या हो गया, खत्म हो गया। जब अच्छी वर्षा होती थी तब तो ये कहाँ तक जाती थी, फतेहाबाद यमुना तक जाती थी। लेकिन अब इसका पानी जो है फतेहाबाद नहीं जा रहा है, मतलब यमुना में नहीं जा रहा है। यही आते आते ये भरतपुर के आसपास, इधर यूपी हरियाणा के आसपास ये मरुस्थल में क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इस हिसाब से भाई ऐसी नदियाँ जो किसी सागर में नहीं गिर रही है, इस हिसाब से यह नदी कौन से का हिस्सा होती है, इस हिसाब से यह नदी अंतः प्रवाह का क्षेत्र हो जाती है। कौन सी नदियाँ, जो राजस्थान की आंतरिक अपवाह तंत्र या फिर हम कह सकते हैं अंतः प्रवाह क्षेत्र की जो नदियाँ हैं
उसमें शामिल होती है। अब उसमें शामिल होती है तो देखिए यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी है और आंतरिक अपवाह तंत्र की और किसी भी नदी का नाम नहीं है और वहाँ नदी कौन सी है, बाणगंगा है, तो ऑप्शन ये करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से बंगाल की खाड़ी की अपवाह तंत्र की नदी है, 4 ऑप्शन थे, 3 ऑप्शन अरब सागरीय की है और 1 ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, बाणगंगा नदी लिखी हुई है, तो वहाँ आपको किसके हिसाब से करना है, बंगाल की खाड़ी की अपवाह तंत्र के हिसाब से। मतलब मैंने इसको आपको दोनों तरीके से बता दिया है। वर्तमान में इसका जल यमुना में नहीं जा रहा है, इस हिसाब से तो ये कौन सी नदी हो रही है, अंतः प्रवाह की नदी हो रही है। और अगर मान लिया जाए कि इसका जल किस में जा रहा है, इसका जल बंगाल की खाड़ी में जा रहा है, बे ऑफ बंगाल में जाता है या पुराने हिसाब से बात करते हैं, तो देखिए क्या होता है कि ये नदी कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी में, और ये कौन सी हो जाएगी, बंगाल की खाड़ी की अपवाह तंत्र का भाग हो जाएगी। ठीक है। अब देखो एक और बात महत्वपूर्ण है, इस नदी पर जयपुर में एक बांध बना है और उस बांध का नाम है रामगढ़ बांध। कौन सा बांध है, रामगढ़ बांध। ये रामगढ़ बांध जयपुर में है और कौन सी नदी पर बना हुआ है, हम बात ही कौन सी नदी की कर रहे हैं, बाणगंगा नदी की बातें कर रहे हैं। ये बांध बनवाया था 1903 में राम सिंह द्वितीय ने। किसने बनवाया था, यह बांध 1903 में राम सिंह सेकंड ने बनवाया था। मतलब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि रामगढ़ बांध कहाँ स्थित है, तो देखिए रामगढ़ बांध जयपुर में स्थित है। रामगढ़ बांध कौन सी नदी पर स्थित है, तो रामगढ़ बांध कौन सी नदी पर स्थित है, तो यह बाणगंगा नदी पर स्थित है। रामगढ़ बांध बनाया किसने था, तो रामगढ़ बांध बनाया किसने था, रामगढ़ बांध बनवाया था राम सिंह द्वितीय ने। ठीक है, ये बातें आपको इतनी यादें रखनी है। एक और बात अगर आप इसके संबंध में याद रख सकते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, ये वही रामगढ़ बांध है। इसी रामगढ़ बांध में सन 1982 ईस्वी में, कब है, सन 1982 ईस्वी में यहाँ पर एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था। एशियाई खेल थे और खेल कौन से थे, एशियाई खेल थे नौकायान। कौन से खेल थे, नौकायान का आयोजन हुआ था। क्या हुआ था, आयोजन हुआ था। मतलब ये बात भी आप यहाँ याद कर लेना कि निम्न में से कौन से बांध में एशियाई खेल नौकायान का आयोजन किया गया था, तो वह कौन सा था, रामगढ़ बांध। ठीक है, तो ये इतनी सभी बातें थी किसके संबंध में, बाणगंगा नदी के बारे में। एक बार फिर मेरे साथ साथ आप रिवाइज करेंगे ताकि याद हो जाए। बाणगंगा नदी उपनाम अर्जुन की गंगा, किंवदंतियों के अनुसार अर्जुन ने तीर चलाया और उसी से धरातल से एक जल की धारा निकली और उसी का नाम क्या रख दिया, बाणगंगा नदी। इसलिए इसे कहते हैं अर्जुन की गंगा। ताला नदी, रुंडित नदी भी इसे कहा जाता है, वह कौन सी है, बाणगंगा। उद्गम कहाँ से होता है, जयपुर, विराटनगर, बैराट की पहाड़ियाँ, मेड़गांव, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन में हो सकता है। जयपुर से जाती है दौसा, दौसा से जाती है भरतपुर। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सी नदी भरतपुर के घना पक्षी अभ्यारण्य से गुजरती है, निकलती है, बहती है, तो वह कौन सी नदी है, बाणगंगा। घना पक्षी अभ्यारण्य से बहती हुई ये फतेहाबाद जाती है। फतेहाबाद में किससे मिलती है, यमुना में मिलती है। यमुना गंगा में चली जाती है और गंगा अंत में बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। इस हिसाब से यह नदी कौन से अपवाह तंत्र का भाग हुई, बंगाल की खाड़ी की अपवाह तंत्र का भाग। लेकिन अगर वर्तमान समय की हम बात करें, अभी की बात करें, तो अभी इसमें जल की आवक कम होने के कारण यह नदी यमुना में नहीं मिल रही है। ये भरतपुर के आसपास, यूपी के आसपास ही विलुप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसलिए वर्तमान समय में हम इस नदी को किस में शामिल करेंगे, अंतः प्रवाह में शामिल कर सकते हैं या आंतरिक अपवाह तंत्र में शामिल कर सकते हैं। वहाँ क्वेश्चन की भाषा क्या है, क्वेश्चन कैसा है, ऑप्शन कैसे दिए हुए हैं, उसी के आधार पर आपको इसमें आंसर निकालना है। दूसरा बात, बाणगंगा नदी पर जयपुर जिले में एक बांध बना है। बांध का नाम क्या है, रामगढ़ बांध।
कब बनाया? 1903 में। किसने बनाया? राम सिंह द्वितीय ने। क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि सन 1982 में एशियाई नौकायान, जल में चलने वाली जो नौकाएं होती हैं उनकी दौड़ का, नौकाओं की दौड़ का एक खेल का आयोजन है, ये इसी बांध में आयोजित किया गया था। इसलिए ये बांध चर्चा में भी है और महत्वपूर्ण भी है। हालांकि रामगढ़ बांध के बारे में पूछा भी जा सकता है। पिछली बार जब वर्षा हुई थी तब रामगढ़ बांध में पानी भी आया था, आपने सुना होगा। उस समय राजस्थान पत्रिका ने काफ़ी चर्चा में लाए थे इस बांध को कि बांध की सुरक्षा नहीं होने के कारण जल की आवक नहीं हो रही है, धीरे धीरे पानी कम हो रहा है। उसी बात से वाकिफ होकर जब वर्षा अच्छी हुई तो परिणाम ये हुआ कि रामगढ़ बांध में पानी अच्छा आया। तो ये वही रामगढ़ बांध है जो बाणगंगा नदी पर बना हुआ है। तो ये एक नदी अपनी छोड़ी हुई थी और वह कौन सी थी? बाणगंगा। मैंने इसलिए इसे छोड़ा था कि ये मतलब भी आपको बताना था और ये भी आपको बताना था। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं इनकी शॉर्ट ट्रिक की। शॉर्ट ट्रिक का मतलब है कि कभी कभी सीधे क्वेश्चन आए और ज़्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं हो और हम सीधे सीधे क्वेश्चन हल कर सकें। हमारा उद्देश्य ही यही है भाई, एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर लाना, और उसके लिए हमें जितने प्रयास करने चाहिए, जितने प्रयत्न करने चाहिए उतने कम रहेंगे। सबसे पहले हम शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ जाती हैं। तो बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र की नदियाँ, अपवाह तंत्र की नदियाँ कौन कौन सी हैं? एक लाइन लिखूंगा और उसी के आधार पर आप उसे याद कर लेंगे। ठीक है, देखिए क्या है, लाइन ये बनी, नाम है एक चंपा और दूसरा नाम है कली। चंपा कली ब्रेड बना और बाणच खा, बाणच खा। अब देखो, चंपा कली नाम याद रह जाएगा, अच्छा नाम चंपा कली। चंपा कली ब्रेड बना और बाणच खा, ऐसे याद करना है। अब देखो क्या है, इस चय का मतलब है एक नदी जिसका नाम क्या है? चंबल। ठीक है, ये है, इसका मतलब है पार्वती। क्या मतलब है? पार्वती। कली जो है इसका मतलब है काली सिंध। क्या नाम है? काली सिंध। चंबल की सहायक नदी थी, पढ़ा था हमने। ब्रेड, इसका मतलब है बेड़च। कौन सी नदी है? बेड़च। याद करो, उद्गम पर आयड़ कहलाती है। बना, बना का मतलब क्या है? बनास, बनास। बाण का मतलब है बाण गंगा, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वही बाण गंगा। और इसका मतलब क्या है? खारी। राजस्थान की महत्वपूर्ण नदियां जो बंगाल की खाड़ी में जाती हैं उनको मैंने एक ही लाइन में समेटकर आपके सामने रख दिया है। क्या ये शॉर्ट ट्रिक नहीं है? दिन में कम से कम 5 बार काम करते करते भी, अगर घर में घूमते फिरते दोस्तों में खेलते खेलते भी ये 5 बार ये लाइन रिपीट कर लो मन में कि चंपा कली ब्रेड बना बाणच खा, चंपा कली ब्रेड बना बाणच खा। ये लाइन अगर आप 5 बार भी दिन में बोलते हो तो एकदम स्थायी हो जाएगी। उसके बाद इनके मतलब याद कर लेना कि चय फॉर चंबल, पा फॉर पार्वती, कली फॉर काली सिंध, ब्रेड फॉर बेड़च, बना फॉर बनास, बाण का मतलब बाणगंगा और खा का मतलब खारी। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, खारी एक अरब सागरीय अपवा तंत्र की नदी भी आती है जो हमने लूणी की सहायक नदी पढ़ी थी। ठीक है, और एक खारी वो भी है जो बनास की सहायक नदी है, उसी खारी की बात हम यहाँ कर रहे हैं ये। ठीक है, अब दूसरी हम बात करेंगे अरब सागरीय अपवाह तंत्र की नदियाँ। अरब सागरीय अपवाह तंत्र की नदियाँ कि अरब सागरीय अपवाह तंत्र की नदियों की लाइन क्या है, उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, उनको हम कैसे याद करें। ठीक है, तो अरब सागरीय अपवाह तंत्र के लिए आपको याद रखना है, इसके लिए आपको याद रखना है, देखिए वैसे अगर आप इसे याद करें तो सीधी सी बात है,
सोम, माही, जाखम, लूणी, लूणी की सहायक नदियाँ, ये सभी कहाँ जाती है? ये अरब सागर में जाती है। तो इसके लिए याद आता है सोजा। सोजा, नींद ले ले, सोजा मालू नहीं तो सांप खा जाएगा, सांप खा जाएगा। आप ये इस तरह से याद करें कि मालू नाम का घर में एक बच्चा है जो नहीं सो रहा है, उसे सांप का भय दिखाकर उसे सुलाना है। इसलिए कि सोजा मालू की मालू सोजा, नहीं तो क्या है? सांप खा जाएगा। कैसे? देखिए, इसका मतलब है सोम नदी। कौन सी नदी है? सोम। इसका मतलब कौन सी नदी है? जाखम। कौन सी नदी है? जाखम। इसका मतलब क्या है? माही। इसका मतलब क्या है? माही। इसका मतलब क्या है? लूणी। कौन सी नदी है? लूणी। नहीं तो सांप को छोड़ दीजिए। इसके लिए अब हमें याद करना है, ये जो है इसके लिए तो ध्यान रखना है साबरमती। कौन सी नदी है? साबरमती। और पै जो है इसका याद रखना है पश्चिमी बनास। याद किया था, आपको याद होगा, पश्चिमी बनास भी पढ़ा था हमने पहले की क्लास को, एक बार देख लें आप। और इसका मतलब है खारी। इसका मतलब क्या है? खारी। बस एक बच्चे को डराना है, इसी के आधार पर आपको अरब सागर में गिरने वाली सभी नदियों के नाम याद हो जाएंगे। हमने सोम के बारे में पढ़ा था, हमने जाखम के बारे में पढ़ा था, हमने माही के बारे में पढ़ा है, हमने लूणी के बारे में पढ़ा है, हमने साबरमती के बारे में पढ़ा है, और हमने पश्चिमी बनास और खारी के बारे में भी पढ़ा है। ठीक है, और वही के आधार पे हमने एक लाइन तैयार करी है, और इसी लाइन से आप निश्चित रूप से अरब सागरीय और बंगाल की खाड़ी के अपतंत्र की नदियाँ यादें कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। मैं कह रहा हूँ आप कम से कम दिन में इन 2 लाइनों को 5-5 बार याद करें। 5-5 बार आप खेलते कूदते, काम करते, कहीं पैदल चलते, राह चलते भी अगर इनको आप धीरे धीरे मन में इनका स्मरण कर लेते हैं तो निश्चित रूप से याद हो जाएंगी, कोई ज़्यादा कठिन नहीं होगा। ठीक है, चलो। और एक लाइन मैंने आपको पहले बताई थी लूणी की सहायक नदियों के बारे में, कि लूणी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। लूणी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया भी है कि निम्न में से कौन सा समूह है लूणी नदियों का के लिए सही है। एक 4 समूह बनाएंगे, 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों में 4-4 नदियों का एक समूह बना दिया, और समूह बना के पूछ लेंगे कि उसकी निम्न में से कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, चलो। तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए करना है कि लूणी की सहायक नदियाँ, लूणी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, लूणी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक लाइन याद कर लेनी है, केवल उसी के आधार पर सभी लूणी की सहायक नदियाँ आ जाएंगी। तो नाम क्या है कि सागी जवाई आयो, मारवाड़ी भाषा में है सागी जवाई आयो, और बांडी खातर के लायो, बांडी खातरे सूकड़ी मीठड़ी लायो, सूकड़ी मीठड़ी लायो। बस अर्थ समझ लीजिए इसका, साधारण सी बात है कि जवाई तो वही है, इसका मतलब सागी है, और उसकी सहायक एक नदी भी क्या है? सागी नदी है। लूणी की एक सहायक नदी है, और वो भी कौन सी है? जवाई है। बांडी भी क्या है? उसकी एक सहायक नदी है। खा, अभी हमने जिस खारे की बात करी है वही है। सूकड़ी भी क्या है? उसकी एक सहायक नदी है। और मीठड़ी भी उसकी क्या है? एक सहायक नदी है। ये लो जी। और एक याद कर लेना है कोष्टक में, जोजड़ी। कौन सी याद कर लेनी है? जोजड़ी। बस ये सभी नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? लूणी नदी की सहायक नदियाँ हैं, कि सागी जवाई आयो और बांडी खातर के लायो, सूकड़ी मीठड़ी लायो। ठीक है, इसी तरह चंपा कली ब्रेड बना बाणज खा, मतलब ये बंगाल की खाड़ी के अपतंत्र का। इसी तरह सोजा मालू नहीं तो सांप खा जाएगा, मतलब यह है किसका है? अरब सागरीय अपवाह तंत्र की नदियों के बारे में। बिल्कुल क्लियर हो गया। अब निश्चित रूप से इन शॉर्ट ट्रिक से आप याद करते हो तो इनसे पूछा गया क्वेश्चन कभी भी गलती नहीं होगा।
उसके बाद देखिए दोस्तों, अपवाह तंत्र में कुछ और ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। जैसे हम बात करें, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, मतलब ये हो गया, मतलब यहाँ अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है कि राज्य के 7 जो संभाग हैं उसमें से वह कौन सा संभाग है जिसमें सबसे ज़्यादा नदियाँ बहती हैं, और वह संभाग कौन सा है? कोटा। यानी कोटा संभाग में राज्य के 7 संभागों में सबसे ज़्यादा नदियाँ बहती हैं। कभी कभी सामान्य क्वेश्चन आ जाते हैं, हम सोच नहीं सकते कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछ ली जाती हैं, तो ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? कोटा। अगर इसका उल्टा करें कि राजस्थान में सर्वाधिक से उल्टा क्या हो गया? न्यूनतम, सबसे कम नदियां जो हैं, नदियों वाला संभाग कौन सा है? तो नदियों वाला संभाग कौन सा है? तो दोस्तों वह संभाग है बीकानेर। कौन सा संभाग है? बीकानेर। बीकानेर संभाग में सबसे कम नदियां बहती है और कोटा संभाग में सबसे ज़्यादा नदियां बहती हैं, क्योंकि चंबल की सहायक नदियां सभी कोटा जो संभाग है उन्हीं के ज़िलों में बहती है। जैसे कोटा है, बूंदी है, बारा है, झालावाड़ है, ये सभी कौन से संभाग में आते हैं? ये कोटा में आते हैं, तो मतलब कोटा में सबसे ज़्यादा है। बीकानेर में कम है, बीकानेर में वैसे ही नदी नहीं बहती, ज़िले में नदी नहीं बहती। गंगानगर में केवल घग्गर आती है, हनुमानगढ़ में केवल कौन आती है? घग्गर आती है, और चूरू में कोई नदी है नहीं। इसलिए सबसे कम नदियों वाला संभाग, तो वह कौन सा संभाग है? बीकानेर संभाग। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला जिला, सर्वाधिक नदियां कौन से जिले में बहती हैं? तो वह जिला है चित्तौड़गढ़। कौन सा है? चित्तौड़गढ़ जिले में। चित्तौड़गढ़ जिले में सबसे ज़्यादा नदियां प्रवाहित होती हैं। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में सबसे कम नदियां, राजस्थान में क्वेश्चन क्या आ जाए? सबसे कम नदियां कौन से जिले में बहती है? तो मतलब एक तो कौन सा जिला है? चूरू, और दूसरा जिला कौन सा है? बीकानेर। चूरू और बीकानेर दोनों जिलों में नदी नहीं बहती है, नदियाँ, कोई भी नदी यहाँ प्रवाहित नहीं होती, तो सबसे कम वाला यही हो गया। या सीधा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि निम्न में से कौन से जिले में कोई नदी प्रवाहित नहीं होती? तो चूरू और बीकानेर जिले से होकर कोई नदी नहीं बहती है, इसलिए सबसे कम वाला भी यही ऑप्शन में आता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन जो राजस्थान के अपवाह तंत्र से संबंधित हो, आपको पूछना हो, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर पूछें। वीडियो कैसा लगा उसके संबंध में आप ज़रूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।